नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत में हम लोग देख चुके हैं, गुप्त वंश तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पुष्पभूति वंश, इसी को हम बोलते हैं वर्धन वंश। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, ठीक ना। देखिएगा, गुप्त वंश का जब पतन होता है तो गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश हम पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक होते हैं कौन होते हैं? पुष्यभूति होते हैं। कौन होते हैं? पुष्यभूति होते हैं। और इनका जो राजधानी रहता है, राजधानी कहाँ रहता है? थानेश्वर। ये कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में हरियाणा के पास में, ठीक। पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ रहता है? थानेश्वर। दूसरा राजधानी पूछेगा तो कन्नौज। जब हम हर्षवर्धन को देखेंगे तो हर्षवर्धन क्या करते हैं? अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो कन्नौज बनाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका दूसरा राजधानी कहाँ रहेगा? तो कन्नौज रहेगा। और ये राजधानी कौन बनाता है? तो हर्षवर्धन बनाता है, ठीक। अगला हम देखेंगे, पुष्यभूति के बाद कौन आता है? प्रभाकर वर्धन आता है। कौन आता है बाबू? प्रभाकर वर्धन, ठीक। स्वतंत्र कह रहा है क्या? जो पुष्यभूति वंश रहता है उसी को हम वर्धन वंश बोलते हैं। तो उसका जो स्वतंत्र वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? तो प्रभाकर वर्धन को कहते हैं। फिर से समझिएगा, स्वतंत्र पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? प्रभाकर वर्धन को कहते हैं, ठीक। इतना समझ गए। इन्होंने उपाधि धारण किया था, कौन सा? तो महाराजा धीराज का और परम भट्टारक का, ठीक। परम भट्टारक का ये उपाधि धारण करता है। इनका पत्नी का क्या नाम रहता है? यशोमती। यशोमती किनका पत्नी रहता है? प्रभाकर वर्धन का रहता है। इनका 3 संतान रहता है। क्या गो संतान रहता है? 3 गो संतान रहता है, जिसमें 2 गो बेटा और 1 बेटी रहती है, ठीक। चलिएगा, बड़े बेटा का नाम क्या रहता है? तो राजवर्धन रहता है। और छोटा बेटा का क्या नाम रहता है? तो हर्षवर्धन रहता है। हर्षवर्धन किनका बेटा था? तो प्रभाकर वर्धन का। इनके माता का क्या नाम था? तो यशोमती था, ठीक। एक बेटी रहती है, उनका नाम क्या रहता है? राजश्री। क्या नाम रहता है? राजश्री रहता है। अब देखिएगा, प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी कौन बनता है? राजवर्धन बनता है। कौन बनता है बाबू? राजवर्धन। राजवर्धन के समय में ही जो राजश्री रहती है, इनका बहन रहता है राजवर्धन, और हर्षवर्धन के ये क्या रहती है? बहन रहता है। तो राजश्री का शादी होता है, किसके समय में होगा बाबू? तो याद रखिएगा, राजवर्धन के समय में इनका शादी होता है। किनका? तो राजश्री का। किससे होता है? तो याद रखिएगा, कन्नौज का एक शासक रहता है। कौन रहता है? तो याद रखिएगा, गृहवर्मन। कौन रहता है? गृहवर्मन। और गृहवर्मन का संबंध किस किस राजवंश से रहता है? तो मोखली। कौन सा? मोखली राजवंश से इसका संबंध रहता है, ठीक। फिर से समझिएगा, राजश्री का शादी किससे होता है? गृहवर्मन से। और राजश्री का भाई कौन रहता है? तो याद रखिएगा, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इनका भाई रहता है। और राजश्री का शादी होता है ग्रीवर्मन के। और ग्रीवर्मन कहाँ का शासक रहता है? कन्नौज के। इनका संबंध किस वंश से रहता है? तो मुखली वंश से रहता है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा बाबू, जो ग्रीवर्मन रहता है, इनका जो हत्या करता है, इनका हत्या कौन करता है? तो गृहवर्मन, अर्थात हम बोल सकते हैं हर्षवर्धन के जीजाजी। हर्षवर्धन के ये जीजाजी रहते हैं। क्या रहते हैं? जीजाजी रहते हैं। तो गृहवर्मन का जो मृत्यु होता है और हत्या करता है, हत्या कौन करता है? तो हत्या देवगुप्त करता है। और देवगुप्त का ही एक दोस्त रहता है, मित्र रहता है, सखा रहता है, बंधु रहता है। जैसे आप लोग का भी महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, लेकिन मित्र है ना, ठीक। तो वही कह रहा है, देवगुप्त का एक दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है शशांक। शशांक, हम जब गौंड वंश को देखेंगे तो गौंड वंश जो बंगाल वाले रीजन में रहते हैं, तो उनका शासक रहता है शशांक। इन्होंने ही क्या किए थे? जो बोध गया में बोधि वृक्ष रहता है, उनको कटवा दिया था। कौन कटवाता है? तो शशांक कटवाता है। जब हम गौंड वंश को देखेंगे उसमें हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक। चलिए, तो याद रखिएगा, गृहवर्मन का हत्या कौन करता है? देवगुप्त। और देवगुप्त का ही दोस्त कौन रहता है? शशांक रहता है। ये दोनों मिलकर गृहवर्मन का हत्या कर देता है, ठीक। अब देखिएगा, ये देवगुप्त का भी हत्या कौन करेगा? तो देवगुप्त का हत्या करेगा राजवर्धन।
देवगुप्त का हत्या कौन करेगा? तो ये राज्यवर्धन करेगा, राज्यवर्धन करेगा। और राज्यवर्धन का हत्या कौन करता है बाबू? तो शशांक करता है। यही इनका दूसरा जो रहता है वही इनका हत्या करता है। किनका? राजवर्धन का। समझे? तो राजवर्धन का फिर हत्या कौन करेगा? शशांक। फिर शशांक का हत्या कौन करेगा? तो हर्षवर्धन। ठीक, कौन करता है? हर्षवर्धन करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देवगुप्त का हत्या करेगा, राजवर्धन करेगा। और राजवर्धन का हत्या कौन करता है? गौंड का एक शासक रहता है, उसका नाम क्या रहता है? शशांक रहता है, शशांक करता है। और शशांक का जो हत्या करता है कौन करता है? हर्षवर्धन करता है। कौन करता है? हर्षवर्धन। इतना समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। राजवर्धन के बाद वर्धन वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो इनके पास दो गो चुनौती रहता है। पहला चुनौती ये रहता है कि जो इनके समय में साम्राज्य का जो विस्तार रुक गया था। और दूसरा चुनौती कौन रहता है? कि इनका बहन रहता है। इनका बहन का नाम क्या रहता है? राजश्री। राजश्री का जो क्या होता है? किडनैप हो जाता है। क्या होता है? किडनैप हो जाता है। तो किडनैप कौन करता है? तो देवगुप्त करता है। कौन करता है बाबू? तो ये देवगुप्त क्या करता है? किडनैप कर लेता है। तो दूसरा चुनौती रहता है कि राजश्री को ढूंढना, राजश्री को ढूंढना। और पहला चुनौती क्या रहता है? साम्राज्य को विस्तार करना। ठीक, तो जब हर्षवर्धन शासक बनते हैं तो इनके पास कितना क्या वो चुनौती रहेगा? तो दो गो चुनौती रहेगा। पहला चुनौती कौन रहता है? अपनी बहन राजश्री की खोज करना। ठीक, राजश्री का खोज करना। और दूसरा रहता है कि शशांक से बदला लेना और अपना साम्राज्य को क्या करना? विस्तार करना। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कर रहा है कि शशांक को पराजित किया और राजश्री का पता लगाया। समझे? राजश्री का तो पता लगाया, राजश्री मिल भी गई, लेकिन राजश्री को ढूंढने में अहम भूमिका किनका था? तो उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजश्री का पता कौन लगाता है? तो दिवाकर मिश्र। कौन लगाता है? दिवाकर मिश्र। ठीक, दिवाकर मिश्र। राजश्री का पता कौन लगाता है? दिवाकर मिश्र। ये कौन रहते हैं? तो एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। इन्हीं के सहायता से राजश्री का पता लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत, कह रहा उत्तर भारत में शासन किया। उत्तर भारत में क्या किया? शासन किया। इतना समझ गए? ठीक, तो राजश्री का पता कौन लगाता है? तो राजश्री का पता लगाता है दिवाकर मिश्र लगाता है। और ये क्या था? तो एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। हर्षवर्धन अपना राजधानी कहाँ बनाता है? तो हर्षवर्धन अपना राजधानी कन्नौज को बनाता है। कारण क्या रहता है कि उस समय में, किस समय में? तो उस समय में, तो किस समय में? तो 7वीं सदी में। समझे? 7वीं सदी के आसपास में क्या होता है? पाटलिपुत्र का पतन होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। पाटलिपुत्र का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण रहता है कि हर्षवर्धन अपना राजधानी कहाँ ले जाता है? तो कन्नौज ले आता है। कहाँ ले आता है बाबू? कन्नौज ले आता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कन्नौज के लिए ही क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। कन्नौज के लिए क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। जब हम आगे देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा, एक तरफ से रहता है गुर्जर प्रतिहार रहता है, दूसरे तरफ से रहेगा आपको राष्ट्रकूट वंश रहता है, और तीसरे तरफ से रहेगा पाल वंश। ये तीनों के बीच में क्या होता है? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष रहता है। तो इसको भी हम देखेंगे, पेशेंस रखना है। ठीक ना? चलिए अगला पॉइंट कह रहा है क्या? हर्षवर्धन के समय असम का शासक कौन था? तो भास्कर वर्मन। हर्षवर्धन के समय में असम के शासक कौन था? भास्कर वर्मन था। ठीक, इनका दरबारी, तो किनका दरबारी? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वार्णभट्ट। कौन था? वार्णभट्ट था। और इन्होंने हर्षचरित, हर्षचरित का लेखक कौन है? वार्णभट्ट। हर्षचरित का लेखक कौन है? वार्णभट्ट है। और बुद्धचरित का लेखक कौन है? अश्वघोष है। बुद्धचरित का लेखक कौन है? अश्वघोष। समझे? आशुतोष बाबू, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो समझना है। ठीक, चलिए तो वार्णभट्ट किनके दरबारी कवि रहते हैं? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहते हैं। वार्णभट्ट का रचना देखेंगे। कदाम्बरी का लेखक कौन है? वार्णभट्ट है। हर्षचरित का लेखक कौन है? वार्णभट्ट है। और पार्वती परिणय का लेखक किसको कहा जाता है? वार्णभट्ट को कहा जाता है।
और इन्हीं के दरबार में एक और इतिहासकार रहता है, उसका नाम क्या रहता है? मयूर भट्ट। क्या नाम रहता है? मयूर भट्ट रहता है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या था? सूर्य शतक। क्या नाम था? सूर्य शतक। ठीक, सूर्य शतक। अब देखिएगा वान भट्ट। वान भट्ट का गुरु का नाम क्या रहता है? भरचू। क्या नाम रहता है? भरचू नाम रहता है। ठीक, वान भट्ट का गुरु कौन रहते हैं? भरचू। ठीक, इतना समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे हर्षवर्धन द्वारा कुछ नाटक को लिखा गया था, समझे, उसके बारे में देखेंगे। प्रियादर्शी। प्रियादर्शिका का लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। प्रियादर्शिका का लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। नागानंद का लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। रत्नावली का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक प्रमुख है, इसको याद रखिएगा। प्रियादर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये तीनों जो नाटक लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। अब देखिएगा कुछ विद्वानों का कहना था कि, क्या कहना था बाबू, कि धावक नामक, कौन बाबू? धावक नामक एक कवि थे जो हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर इसके नाम से उपयुक्त तीनों नाटक लिखे थे। तो उपयुक्त तीनों, ये जो तीनों नाटक है, ये नाटक कौन लिखे थे? तो धावक नामक। ये कौन कहा था? तो कुछ विद्वानों का मत था कि ये जो तीनों नाटक है ये कौन लिखे थे? धावक लिखे थे। कौन लिखे थे? तो धावक। तो धावक नामक कवि किनके दरबार में और किनके समय में ये रहते थे? तो हर्षवर्धन के ये समय में रहते थे। ठीक, अगला हम देखेंगे 641 एडी में, समझे, हर्षवर्धन एक उपाधि धारण करता है, उसका नाम क्या रहता है? मगधराज। मगधराज का उपाधि ये कब धारण करता है हर्षवर्धन? तो 641 एडी में याद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत, अब देखिएगा बाबू, ये तो अपना उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार तो किए ही, अब ये क्या किए? अपना पैर फैलाने लगे। अब ये दक्षिण भारत में भी क्या किए? अपना साम्राज्य विस्तार करने का योजना बनाया। लेकिन दक्षिण भारत में जब ये साम्राज्य विस्तार करने गए थे तो नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा जाता है, समझे, उसका नाम क्या है? नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है बाबू? नर्मदा का युद्ध होता है। कब होता है? तो 618 ईस्वी में। कब होता है? 618 ईस्वी में होता है। और इसमें इसमें हर्षवर्धन का क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। हर्षवर्धन क्या हो जाता है? हार जाता है। और जीतता कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। कौन जीतता है? पुलकेशिन द्वितीय। और हर्षवर्धन को जब ये पराजित करते हैं तो ये कौन सा उपाधि धारण करेगा? तो परमेश्वर का उपाधि। परमेश्वर का ये उपाधि धारण करता है। ठीक, परमेश्वर का उपाधि धारण करता है। तो नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था, किन दो शासकों के बीच में हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 618 ईस्वी में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे था? तो बतापी के चालुक्य शासक था। ये कौन था? बतापी का चालुक्य। जब हम चालुक्य वंश देखेंगे तो चालुक्य वंश का 3 शाखा था, एक बतापी था, एक बेगी था और एक कल्याणी था। ठीक, तो हम देखेंगे चालुक्य वंश, उस समय हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है क्या? हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? तो सेनापति का नाम था सिंहनाद। क्या नाम था? सिंहनाद था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आता है? हेनसोंग। हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में ये आते हैं। ठीक, तो हेनसोंग किसके समय में भारत आता है? तो हर्षवर्धन के समय में आता है। कब आता है? तो 630 एडी में। 630 एडी में आता है, अर्थात ईस्वी में आता है। लेकिन यदि पूछ देगा हेनसोंग चीन से कब निकला था, तो 629 ईस्वी में ये निकला था। और 630 एडी में ये कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और किसके समय में ये भारत आते हैं? तो हर्षवर्धन के समय में, समझे। तो हेनसोंग किसके समय में आता है? हर्षवर्धन। और फाहियान किसके समय में आता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता है, उसी को बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आता है। इतना डाटा आप याद रखिएगा। हेनसोंग किसके समय में आएगा? हर्षवर्धन के समय में। ठीक, आशुतोष बाबू, हेनसोंग किसके समय में भारत आते हैं? हर्षवर्धन के समय में ये भारत आते हैं। कब आते हैं? तो 630 एडी में। अब देखिएगा हेनसोंग का एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है बाबू?
तो याद रखिएगा सी यू की, क्या नाम है, सी यू की, क्या नाम है, सी यू की। ये अपने पुस्तक में समझे लिखा था क्या कि जब ये भारत आते हैं, हर्षवर्धन के समय में आते हैं, तो इनके साथ क्या होता है, घटना घट जाता है। इनका जितना भी सामान होता है, पैसा होता है, कुछ भी हो, क्या होता है, लूट लेता है। डाकू क्या करते थे, जब ये भारत आए थे तो इनका जो भी सामान हो वो लूट लिया था, समझे, लूट लिया था। और हर्षवर्धन के समय में बहुत ही कड़ा क्या था, शासन था, समझे, शासन व्यवस्था बहुत ही कड़ा था। जो डाकू पकड़ा जाता था, जो चोर पकड़ा जाता था, उसका क्या करता था, दाहिने हाथ काट देता था। दाहिने हाथ को क्या करता था, वो काटिए देता था, समझे। तो ये कहा जाता है और बहुत सारे बुक में भी लिखा हुआ है, समझे। तो इसको याद करना जरूरी नहीं है, हम आपको बता दिए। चलिए अब देखेंगे बाबू हेनसोंग। हेनसोंग के बात, हेनसोंग के बारे में जानते हैं। ये भारत कब आता है, 330 एडी में आता है। किसके समय में आएगा, हर्षवर्धन के समय में आएगा, समझे। और ये भारत में कितने साल तक रहता है, तो याद रखिएगा 15 साल। कितने साल, 15 साल। और भारत से जाते कब है, तो 345 एडी में ये भारत को छोड़कर ये वापस चीन लौट जाते हैं। ठीक, तो भारत में हेनसोंग कितने साल तक रहते हैं, 15 साल। लेकिन बाबू पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय में ये कितने साल तक ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो 5 साल। कितने साल, 5 साल ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने को आता है, तो उस समय पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो शीलभद्र। कौन था बाबू, शीलभद्र। इतना आप समझ गए। चलिए हेनसोंग को देखिएगा। हेनसोंग को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, हेनसोंग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, हेनसोंग को कहा जाता है। नीतियों का पंडित किसको कहा जाता है, हेनसोंग को कहा जाता है। नीतियों का पंडित किसको कहा जाएगा, हेनसोंग को कहा जाएगा। अब वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, तो हेनसोंग को कहा जाता है। ये भी डाटा आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। इतना समझ गए। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक ये क्या करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का दीक्षा लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का किस शाखा का ये दीक्षा लेते हैं, तो महायान। कौन सा शाखा, महायान शाखा का ये दीक्षा लेते हैं। इतना समझे। चलिए आप लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त। कौन था बाबू, कुमारगुप्त। इसी को क्या बोलते हैं, गोविंद गुप्त कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा हेनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा लेने आते हैं, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन रहते हैं, तो ये शीलभद्र रहते हैं। कौन रहते हैं, शीलभद्र रहते हैं, समझे। हेनसोंग के समय में बौद्ध धर्म कितना, तो 18 संप्रदायों में क्या था, विभक्त था। हेनसोंग के समय में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त था, 18 संप्रदायों में विभक्त था। ठीक, उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, हेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण कितना गांव मिलकर, तो 100 गांव। कितना गांव, 100 गांव। जब हेनसोंग जब भारत आए थे, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने गए थे। तो हेनसोंग अपनी पुस्तक में ये कहा है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का, समझे, भरण पोषण के लिए, समझे, कितने गांव से कर लेते थे, तो 100 गांव। कितने गांव, 100 गांव। ठीक, उसके बाद देखेंगे इत्सिंग। इत्सिंग क्या बोलते हैं बाबू, इत्सिंग कहते हैं, इत्सिंग याद रखिएगा ये कब आते हैं, तो 670 एडी में आते हैं। 670 एडी में आते हैं। और इनके बारे में ये नहीं लिखा गया है कि ये किसके समय में ये भारत आते हैं। ठीक, सिर्फ याद रखिएगा इत्सिंग कब आते हैं, तो 670 एडी में आता है, समझे। तो इत्सिंग क्या बोलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण कितने गांव मिलकर, 200 गांव मिलकर। कितने गांव मिलकर, 200 गांव मिलकर। जबकि हेनसोंग क्या बोलते हैं, हेनसोंग बोलते हैं कि 100 गांव मिलकर, 100 गांव के राजस्व, समझे, नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण करता था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि हेनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन के राजकीय आय 4 भागों में विभक्त था। कितने भागों में बाबू, 4 भागों में ये विभक्त था। ठीक, 4 भाग कौन कौन था, तो राजा के खर्च के लिए पहला भाग हो गया। दूसरा भाग याद रखिएगा विद्वानों के खर्च के लिए। ठीक, तीसरा भाग क्या था, पदाधिकारियों के खर्च के लिए, समझे। और चौथा भाग क्या था, धार्मिक कार्य के लिए, समझे, धार्मिक कार्य के लिए। ये 4 भाग था जिसके लिए क्या करता था,
आय, समझे, निर्धारण था। ठीक, चलिए अगला कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पांचवा बौद्ध संगति का श्रेय किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। पांचवा बौद्ध संगति किसके समय में होगा? हर्षवर्धन के समय में होगा। पहला बौद्ध संगति किसके समय में होगा? बस बताइएगा आशुतोष जी। पहला पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु, समझे, पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में होता है। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरा बौद्ध संगति अशोक, अशोक अशोक अशोक, और चौथा बौद्ध संगति किसके समय में होता है? कनिष्क के समय में होता है। जबकि पांचवा बौद्ध संगति किसके समय में हो रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं हर्षवर्धन के समय में पांचवा बौद्ध संगति होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में प्रयागराज में क्या? तो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन कहाँ करता था? प्रयागराज में। प्रत्येक कितने साल बाद? 5 साल बाद। और इस जो महामोक्ष परिषद होता था, इसमें ये क्या करते थे? ये अपना जितना भी राजस्व हो, जितना भी पैसा होता था, ये क्या करते थे? तो इस दौरान ये अपना दान में देते थे। क्या करते थे? दान देते थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कर रहा है कि इस सभा में बुध, सूर्य तथा शिव की प्रतिमाओं का पूजा करते थे। ठीक, कौन कौन भगवान याद रखिएगा? बुध हो गया, एक हो गया सूर्य देवता, दूसरा हो गया शिव, ये तीनों का पूजा होता था। ठीक, उसके बाद कह रहा है हेनसोंग ने प्रयागराज के कैमी छठी सभा में हिस्सा लिया था। हेनसोंग ने प्रयागराज के कैमी सभा में भाग लिया था, तो छठी सभा में ये भाग लिया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि हर्षवर्धन का व्यापारिक केंद्र क्या था? मथुरा। हर्षवर्धन का व्यापारिक केंद्र क्या था? मथुरा, और यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार करता था। किस वस्त्र का? सूती वस्त्र का ये व्यापार करता था। चलिए अगला हम देखते हैं हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को देखते हैं। चलिए, कुल उपज का कितना था? 1/6 था। कुल उपज का कितना था? 1/6 था। आप देखिएगा हर्षवर्धन हो या गुप्त हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये सब का जो अर्थव्यवस्था था, कुल उपज का कितना था? 1/6 ही था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय में भी जो अर्थव्यवस्था था, तो कुल उपज का कितना भाग था? 1/6 भाग वसूला जाता था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 प्रकार के करों की चर्चा था। 3 प्रकार के कर कौन कौन था बाबू? तो हृदय कर कौन था? पहला हृदय कर, ये नगद भुगतान के रूप में लिया जाता था। समझे, नगद भुगतान के रूप में कौन सा कर लिया जाता था? हृदय कर लिया जाता था। उसी प्रकार फसल उत्पाद में जो हिस्सा बनता था, उसको कौन सा कर बोलते थे? भाग कर। कौन सा कर? भाग कर। और उसके बाद राजा को मिलने वाला जो उपहार होता था, उसको क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। तो हर्षवर्धन के समय में 3 प्रकार का कर था। पहला याद रखिएगा हृदय कर। हृदय कर क्या था? तो नगद भुगतान के रूप में ये लिया जाता था। दूसरा कौन था? भाग कर। भाग कर क्या था? फसल उत्पादनों में जो हिस्सा था, उसको क्या कहते थे? भाग कर कहते थे। और राजा को जो मिलने वाला उपहार होता था, उसको क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। तो कर से भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्या करा कि हर्षवर्धन को भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतिम हिंदू साम्राज्य कहते हैं। ठीक, भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य बोलेगा तो किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रांतीय शासन के लिए कौन सा शब्द आता है? लोकपाल शब्द। अब देखिएगा बाबू, लोकपाल शब्द किसके समय में आता है? हर्षवर्धन के समय में आता है। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ देगा भारत में लोकपाल शब्द, लिख देते हैं क्या कह रहा है? भारत में जो ये लोकपाल शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से लिया गया है। ठीक, भारत में लोकपाल शब्द कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से लिया गया है। और ये लोकपाल या लोकायुक्त एक होता है, एक होता है लोकपाल। केंद्र स्तर पर क्या होता है? लोकपाल होता है। और
राज्य स्तर पर क्या होता है, लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त होता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपका पॉलिटी का एक प्रॉपर सेगमेंट है। जब हम पॉलिटी को देखेंगे वहां पर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक, चलिए, तो लोकपाल जो शब्द है भारत किस देश से लिया गया है, तो स्वीडन से लिया है। कहाँ से लिया है, स्वीडन से लिया है, समझे। और लोकपाल और एक होता है बाबू लोकायुक्त, लोकायुक्त। ठीक, ये आपका हो जाएगा राज्य स्तर पर हो जाएगा, राज्य स्तर पर। ठीक, लोकपाल को किस स्तर पर होगा, तो ये आपका केंद्र स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होता है, समझे। लोकपाल प्रथम पूछेगा, भारत के प्रथम लोकपाल कौन था, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल कौन था, तो लोकपाल था पिनाकी चंद्र घोष था। ठीक, वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम इससे कुछ और डाटा रिकॉल कर लेते हैं। एक हो गया आपका लोकपाल हो गया, और दूसरा हो गया लोकायुक्त हो गया। ठीक, ये दोनों अवधारणा किस देश से लिया है, तो स्वीडन से लिया है, स्वीडन से लिया है। ठीक, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकपाल एक्ट कब पारित होता है, तो एक्ट ये जो पारित होता है 2013 में ये एक्ट पारित होगा, समझे। अन्ना हजारे का, अन्ना हजारे का नाम सुने हैं? अन्ना हजारे का संबंध भी इसी से है। ठीक, वही झाड़ू छाप। ठीक, ये जो एक्ट पारित होता है 2013 में संसद द्वारा ये पारित होता है, ये लागू कब होगा बाबू, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 2014 को लागू होता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिलता है, तो 2 जनवरी 2014 को, ये 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति होता है, और ये लागू कब होता है, 16 जनवरी 2014 को ये लागू होता है। ठीक, इसमें आप देखिएगा जो ये लोकपाल है, लोकपाल में समझे, लोकपाल का जो सदस्य होता है, टोटल सदस्य पूछेगा बाबू, तो टोटल सदस्य याद रखिएगा 9 गो। इसमें से आप याद रखिएगा एक जो होता है अध्यक्ष होता है, और 8 वो क्या होता है, अन्य सदस्य होता है, 8 वो क्या होता है, अन्य सदस्य होता है। और अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा बाबू, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ये सबका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल याद रखिएगा 5 साल, 5 ईयर या 70 ईयर, दोनों में से कोई एक पूर्ण जाए, समझे। तो ये होता है इनका कार्यकाल होता है। लेकिन लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये लिखिएगा, याद रखिएगा 5 साल, 5 साल या 65 ईयर होता है। ठीक, ये कैसी संस्था है, तो ये वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। ठीक, कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक संस्था है। लोकपाल या लोकायुक्त कैसी संस्था है, तो वैधानिक संस्था है। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ लोकायुक्त का पद आया था, तो याद रखिएगा ये लोकायुक्त का जो पद आता है महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में ये लागू होता है। कब होता है बाबू, तो 1971 में ये महाराष्ट्र में लागू होता है। ठीक, वर्तमान समय में टोटल कितने राज्य और यूटी में ये लागू है, तो याद रखिएगा 17 राज्य, 17 राज्य और एक यूटी में ये लागू है, एक यूटी में ये लागू। ठीक, इतना समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो लोकपाल जो शब्द आता है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश में आता है, तो याद रखिएगा कौन सा वंश में आता है, हर्षवर्धन के समय में आता है, समझे। वर्धन वंश के समय में ये लोकपाल शब्द आता है। चलिए अब देखेंगे हर्षचरित के अनुसार, हर्ष के मंत्री परिषद, हर्षचरित का लेखक कौन था, वान भट्ट। कौन था बाबू, वान भट्ट, वान भट्ट था। तो वही कह रहा है कि हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन का क्या है, मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट कर रहा है कि मंत्री परिषद को कह रहा मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सचिव या
अमात्य कहते थे। क्या कहते थे? सचिव या अमात्य कहते थे, समझे। हर्षवर्धन के जो मंत्री परिषद के मंत्री होता था उसको क्या कहते थे? सचिव या अमात्य कहते थे। प्रधान सचिव कौन होता था? प्रधान सचिव कौन था? तो याद रखिएगा, भांडी। कौन था? हर्षवर्धन के प्रधान सचिव कौन था? भांडी था। प्रधान सेनापति कौन था? तो श्रीनाथ था। और अश्व सेना का प्रधान कौन था? तो कुंतल था। कौन था? कुंतल था। हर्षवर्धन के अश्व सेना का प्रधान कौन था? तो कुंतल था। उसी प्रकार देखिएगा, गज या हाथी सेना का प्रधान कौन था? तो स्कंदगुप्त था। ठीक। हर्षवर्धन के गज सेना का प्रधान कौन था? स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बाबू? एरन अभिलेख, जिसमें हम सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख से हमको पता चलता है? तो स्कंदगुप्त के एरन अभिलेख से हमको ये पता चलता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत।